राजनीति में जो ये बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं, क्या वो पैदा होते हैं या फिर उन्हें बड़ी सावधानी से बनाया जाता है? चलिए आज एक सोर्स के आधार पर इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पॉलिटिकल सुपरस्टार बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ उनके काम का नतीजा होता है या फिर इसके पीछे एक बहुत सोची समझी एक पूरी की पूरी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी होती है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दावा यह है कि जो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, मतलब एक व्यक्तित्व पंथ, वो अपने आप नहीं बन जाता। नहीं, उसे बाकायदा गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब कोई नेता मीडिया का, प्रोपेगेंडा का या और भी तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी एक ऐसी हीरो वाली, एक पूजनीय छवि बना लेता है। और यही कॉन्सेप्ट इस पूरी पड़ताल की नींव है। इस सोर्स के मुताबिक लोगों की सोच बदलने के लिए 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, उनमें गर्व जगाना। दूसरा, उन्हें विक्टिम महसूस कराना। और तीसरा, उनके अंदर डर पैदा करना। लेकिन आज हम इन तीनों की नहीं बल्कि चौथे और शायद सबसे पावरफुल पिलर की बात करने वाले हैं। एक नेता को मसीहा की तरह कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहां से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी, दिल को छू लेने वाली कहानी से। फर्श से अर्श तक वाली कहानी। एक बेहद साधारण, एक आम इंसान की कहानी। और ये वो दावा है जो शायद हम सब ने कई बार सुना होगा और जिसे नरेंद्र मोदी से जोड़ा जाता है। ये बयान उनकी संघर्ष की कहानी का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। एक ऐसा पॉइंट जो उन्हें सीधे आम आदमी से कनेक्ट करता है। अब देखिए, यहीं पर यह विश्लेषण एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क सामने रखता है। आम कहानी क्या है कि मोदी चाय बेचने वाले थे, लेकिन ये सोर्स उनके भाई के एक बयान का हवाला देते हुए दावा करता है कि वो चाय बेचने वाले के बेटे थे। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए ये सोर्स कई बातें सामने रखता है, जैसे कि जीवनी लिखने वाले का ये कहना कि गरीबी के दावे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, या फिर बचपन की वो तस्वीरें जिनमें वो सूट पहने दिखते हैं, और तो और ये भी कि वो स्टॉल असल में उनके पिता की एक कैंटीन थी। ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। चलिए अब इस कहानी के दूसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, और ये है देश के लिए किए गए व्यक्तिगत त्याग और बलिदान की कहानी। ये दावा भी काफी आम है और अक्सर सुनने को मिलता है। मतलब एक ऐसी इमेज बनाना कि देश की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ, अपना निजी जीवन तक त्याग दिया। और ये संदेश बहुत पावरफुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर यह सोर्स एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचे जरा, क्या देश की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ना एक शर्त है? क्या यह वाकई जरूरी है? क्या हमारे इतिहास में ऐसे नेता नहीं हुए जिन्होंने अपने परिवार के साथ रहते हुए भी देश के लिए महान काम किए? और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए ये विश्लेषण कुछ कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीरें सामने रखता है। मतलब एक तरफ तो मशहूर हस्तियों और अरबपतियों के बच्चों की शादियों में शामिल होना, और दूसरी तरफ अपने ही परिवार से कथित तौर पर दूरी बनाए रखना। और इस दूरी के लिए उनके भाई और भतीजी के बयानों का भी हवाला दिया गया है। अब आते हैं तीसरी और बहुत ही दिलचस्प कहानी पर। ये कहानी है एक फकीर की, एक साधु की, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और ये बयान तो जैसे इस फकीर वाली छवि पर मोहर लगा देता है। एक ऐसा इंसान जिसे ना तो सत्ता का मोह है, ना संपत्ति का, जब चाहेंगे झोला उठाकर चल देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। इस फकीर की इमेज के ठीक उलट ये विश्लेषण एक फैक्ट सामने रखता है, एक धूप का चश्मा, और इसकी कीमत कथित तौर पर 1,40,000 रुपए। और रुकिए, बात सिर्फ चश्मे तक ही सीमित नहीं है। इस विश्लेषण में उनकी कार का भी जिक्र है, जिसकी कीमत कथित तौर पर 12 करोड़ रुपए बताई गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये बातें एक फकीर वाली छवि के साथ कैसे फिट बैठती हैं? इस सोर्स में एक और दिलचस्प टाइमलाइन की गड़बड़ी की तरफ इशारा किया गया है। दावा किया गया कि 1987-88 में डिजिटल कैमरा इस्तेमाल किया, जबकि दुनिया का पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा लॉन्च ही 1990 में हुआ था। तो ये जो टाइमलाइन है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। और अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो पॉइंट जहां बात एक नेता से बढ़कर भगवान जैसे दर्जे तक पहुंच जाती है। देखिए, इस विश्लेषण में अलग अलग राजनेताओं के कुछ बयान दिए गए हैं, जैसे कि पीएम मोदी भारत के लिए भगवान का उपहार हैं, या भगवान राम ने पीएम मोदी के रूप में जन्म लिया है।
ये बातें एक राजनीतिक नेता को सीधे सीधे भगवान का अवतार बता रही हैं। इतना ही नहीं, ये सोर्स एक और गंभीर दावा करता है कि इस पूरी प्रक्रिया में धार्मिक प्रतीकों तक को बदला जा रहा है। मिसाल के तौर पर भगवान राम की जो शांत सौम्य छवि है, उसे बदलकर एक क्रोधी राम की आक्रामक छवि बनाना, ताकि वो एक खास राजनीतिक सोच से मेल खा सके। तो फिर सवाल वही है, ये सब किया कैसे जाता है? इस विश्लेषण के हिसाब से इसका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है टोटल मीडिया सैचुरेशन। मतलब हर जगह, हर समय, 24 घंटे बस एक ही चेहरा। ये सोर्स इसकी एक लंबी लिस्ट भी देता है। सोचिए जरा, अखबार, टीवी, रेडियो, पेट्रोल पंप के होर्डिंग्स, सरकारी योजनाओं के विज्ञापन, यहां तक कि कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट और पब्लिक सेल्फी पॉइंट्स पर भी। मकसद साफ है, जनता के मन में एक ऐसी छाप छोड़ना जो कभी मिटे ही नहीं। और ये सब देखकर एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत याद आती है, जिसका जिक्र इस सोर्स में भी किया गया है कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। शायद इस एक लाइन में ही इस पूरी रणनीति का सार छिपा है। तो ये सब समझने के बाद हम एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग और जनता की सोच के साथ खिलवाड़, इन दोनों के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है? कहाँ पर एक चीज खत्म होती है और दूसरी शुरू? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।